Welcome to Physics Board. This is 6th lecture on vector and today we will see numericals only. Let's start now. पहला क्वेश्चन हम लेंगे, मान लीजिए दो वेक्टर है, ठीक है। वो वेक्टर रिप्रेजेंट है 2i माइनस 3j प्लस 6k, ठीक है। एंड अनदर वेक्टर इज वेक्टर b which is equal to 6i plus 3j minus 2k, ठीक है। दो वेक्टर है। सबसे पहले इनके बीच हमें क्या निकालना है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है वो निकालना है, ठीक है। सो फाइंड, मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ, फाइंड एंगल which is called theta here, मैंने मान लिया है, is how much, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है यहीं पे, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। हम उस यूनिट वेक्टर को n मान लेते हैं, जैसा कि हम पहले मानते आ रहे थे, ठीक है। यूनिट वेक्टर n which is perpendicular to the vector a and b। हमने पहले ही कर दिया था क्लियर कि यूनिट वेक्टर ऑलमोस्ट इन एवरी केसेस वो वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। सो दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहले तो एंगल निकालना है, कितना होता है इस दोनों वेक्टर के बीच का। सो सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज a डॉट b is equal to magnitude of A, magnitude of B and the angle between two vector, ठीक है। सो यहाँ से हमें सबसे पहले थीटा हमने माना हुआ था, सो हम क्या करेंगे, cos थीटा which is equal to A dot B means वेक्टर A। और अब हम नहीं लिखेंगे A और B को, A B ही लिख लेते हैं। ये चलिए, ये थोड़ा और सुंदर लगे देखने में, इसलिए लीजिए हमने लिख दिया a डॉट बी, ठीक है। सो अब हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, a डॉट बी निकालने का होना चाहिए। अगर इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो दिस इज कॉस इनवर्स a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। सो सबसे पहला काम देखिए, न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट है और नीचे मैग्नीट्यूड है। सो आइए सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए a डॉट बी विच इज इक्वल टू हाउ मच, इस पूरे फॉर्म को लिख लीजिए, 2i माइनस 3j प्लस 6k डॉट, उस डॉट को हम यहाँ से लिख रहे हैं, डॉट 6i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। हमने डॉट के बारे में बताया हुआ था कि सिमिलर जो डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं का डॉट 1 होता है, अदरवाइज जैसे ही दूसरे डायरेक्शन के साथ आप उसको डॉट में लेकर जाएंगे वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2 6 जा हाउ मच, 2 6 जा 12, ठीक है। j एंड j 3 3 जा 9 एंड 6 2 जा फिर से माइनस 12, ठीक है। सो ये माइनस 12 एंड प्लस 12 इज ओनली माइनस 9। सो a डॉट b इज हाउ मच, माइनस 9। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज हाउ मच। आप जानते हैं कि सारे जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस है, उनको आपको स्क्वायर कर देना होता है। -3 का स्क्वायर इज इट सेल्फ पॉजिटिव एंड प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 6, सॉरी 4 plus 9 plus 36 which is equal to 49 which is equal to 7। Now B
magnitude of b. So how much? This is 6 square, this is 3 square, and this is plus -2 square. और -2 क्या है? वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही होगा उसका स्क्वायर. देयरफॉर दिस 36 plus 9 plus 4, which means this becomes equal to -49, which is 7. So both of magnitude of A and B are equal. दोनों साथ साथ आया है. ठीक है. So अब हम इसको लेकर यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जगह कम है. So अब आप यहाँ वैल्यू डाल दें. थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? कॉस इनवर्स. ओके. ए डॉट बी आपने कितना निकाला हुआ है? -9 निकाला हुआ है. एंड मैग्नीट्यूड इज 7 × 7. ठीक है. ये आपका 7 × 7, विच मीन्स दिस बिकम्स इक्वल टू कॉस इनवर्स -9 अपॉन 49. ये आपका थीटा निकल गया. ठीक है. सो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि एंगल बिटवीन these two vectors are theta is equal to cos inverse -9 divided by 49. कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन हमें उसके उतने डिटेल में थीटा को नहीं लेकर जाना. हम यहाँ तक भी लाकर छोड़ देंगे. मेरा रिजल्ट आ चुका है. अब आइए सेकेंड पार्ट को हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. सेकेंड पार्ट को कवर करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमें इनमें और क्या चेंजिंग लानी पड़ेगी. ठीक है. सो इस पार्ट को हम यहाँ से वाइप करके हटा रहे हैं. अब आप देखिए कि हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है. ठीक है. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब उस प्लेन के परपेंडिकुलर आप किसी यूनिट वेक्टर को निकालेंगे तो आपको क्या करना है वहाँ पर. ठीक है. रिकॉल कर लीजिए फॉर्मूला, और अगर नहीं याद आ रहा है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने उस चीज़ को बताया हुआ है. ठीक है. सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सिंपली आप सबसे पहले A क्रॉस B. ठीक है. अगर A क्रॉस B निकाल लेते हैं तो आप A क्रॉस B क्यों, हम चलिए उसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दिस इज A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. ठीक है. सो अगर हमें A क्रॉस B मालूम है और उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर, चूँकि क्वेश्चन में पहले ही उसने कह दिया है कि दिए हुए प्लेन के या दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए यूनिट वेक्टर. अगर नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो आइए A क्रॉस B हम निकालते हैं. A क्रॉस B. इसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था डिटरमिनेंट फॉर्म में. सबसे पहले जो हमारा डायरेक्शन वेक्टर है उसे हम लिख देते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम उसके कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं. सो यहाँ 2, दिस इज -3 एंड दिस इज 6. देन अगेन दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज -2. ठीक है. अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. जिस कॉलम को लेते हैं उसके नीचे वाले किसी दूसरे एलिमेंट को यूज़ नहीं करते हैं. अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. -3 × -2, माइनस माइनस प्लस 6. ठीक है. -6 3 × 18. ठीक है. प्लस अब आइए जे को यूज़ करेंगे. जे के नीचे वाले कॉलम में से कोई भी हम नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना. सो आगे बढ़ेंगे और वो और ये कितना हो गया? 6 36 एंड माइनस, ये माइनस यूज़ करना पड़ता है हमें. माइनस एंड ये सेकेंड में गया है इसलिए ये सेकेंड कॉलम में जैसे ही जाते हैं पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस. ठीक है. सो नाउ दिस -2 × 2 इज 4, यानी -4, और वो माइनस और ये माइनस मिलाकर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है. ठीक है. अब आइए थर्ड टर्म में प्लस माइनस फिर से प्लस k.
ठीक है। अब आइए इसके कॉलम के जस्ट नीचे आपको यूज़ नहीं करना है। 2 3 जा 6 माइनस 6 3 जा 18, फिर से प्लस 18, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज -12y माइनस 40j प्लस 24k, ठीक है। ये आपका वेक्टर a क्रॉस b निकल चुका है। अब आइए आप इसके मैग्नीट्यूड को निकालिए। ये बिल्कुल इजी हो गया। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम जानते हैं कि सब का स्क्वायर करना होगा उनके दिए हुए कंपोनेंट का। सो यहाँ पर आपने उनके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके लिख लिया, ठीक है। नाउ इट बिकम्स 144 प्लस 1600 प्लस 576, ठीक है। अब आप इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद चलिए जोड़ लेते हैं। 1600 576 एंड 144, 10 7 4 11 एंड 12 6 5 11 12 13 एंड 2 3 2 0, ठीक है। 2 3 2 0। अगर इसको रूट में निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट नहीं, ये इतना ही आएगा, ठीक है। 4 रूट अंडर 145। अब यहाँ पर उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ठीक है। सो आपका निकाला हुआ है -12y माइनस 40j प्लस 24k, सॉरी 24k डिवाइडेड बाय 4 रूट अंडर 145, ठीक है। देखिए 4 सभी में कॉमन है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/145 और 4 सभी में कॉमन है तो कितना हो जाएगा ये -3i देन -10j देन दिस इज 6k, ठीक है। सो ये आपका यूनिट वेक्टर भी निकल गया। सो आपको एक बार अगर बेसिक्स को डील करने आती है तो आप बेसिक्स को ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें सिर्फ कैलकुलेशन है। हो सकता है समटाइम्स एंग्जाइटी हावी हो जाती है तो लिखने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं, बट क्वेश्चन बनेगा। और कभी भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन से नहीं भागना चाहिए। अगर आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी थ्योरी में और क्लैरिटी नहीं आ सकती है। थ्योरी को क्लियर करने के लिए आपको हर हालत में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ही करना है। न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ जाइए कि आपकी थ्योरी पे भी अच्छी ग्रैस्प नहीं है। सो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए और न्यूमेरिकल्स से कभी भी नहीं भागना चाहिए। अगर कोई चैलेंज है, न्यूमेरिकल्स क्या है, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स एक चैलेंज की तरह होता है और वो चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे डील करने की कोशिश करते हैं, फिर बहुत दिक्कत नहीं होने जा रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचिएगा कि हमें थ्योरी और सिर्फ थ्योरी से ही सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, कभी बैठेंगे एक बार में हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको लगना ही पड़ता है। चलिए अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ठीक है। चलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें मोमेंटम आ जाता है। कैसे भी चल रहा है हमने ऐसे ही दिखा दिया है, जस्ट रफ एस्टिमेशन आपको मैंने बताया। उसका मोमेंटम दिया हुआ है, दैट मोमेंटम इज 2 cos t i and 2 sin t
जी। ठीक है, ये उसका मोमेंटम गिवन है। बोल रहा है कि ये जो मूव कर रहा है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड है, ये मोमेंटम, और उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन F and P, applied force and the linear momentum। ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा जो बेसिक बिगिनर्स हैं, अभी जस्ट लर्निंग उन्होंने शुरू किया, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। ये चूँकि मोमेंटम और फोर्स में एक रिलेशन है, अगर आप उस रिलेशन को नहीं जानते होंगे तो इसे डील करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि आपको फिर से इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। F डॉट P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ P cos थीटा। ठीक है, अब आपको देखिए कि F गिवन नहीं है। F गिवन होता तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। F यहाँ कैलकुलेट करना है आपको। अगर देखिए तो फिर से आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर F वेक्टर P डॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P। ठीक है, P का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन F तो गिवन ही नहीं है। तो F जब गिवन नहीं है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, आइए सबसे पहले P के लिए काम कर लेते हैं, P का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। गिवन इज 2 cos t I, दिस बिकम्स इक्वल टू 2 cos t होल स्क्वायर प्लस 2 sin t होल स्क्वायर। ठीक है, देन दिस बिकम्स 4 cos square t plus 4 sin square t। Now this becomes 4 cos square t plus sin square t। This becomes 4 and cos square t plus sin square t is 1, that is equal to 4, and this is equal to 2। ठीक है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया और बहुत इजीली निकाल लिया, लेकिन अब फोर्स पे आपको काम करना है। आपके पास दो चीज़ अब अवेलेबल है, एक तो P, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ P, पहला वेक्टर ऑफ P। अब आइए जो लोग अभी जस्ट जिन्होंने अभी लर्निंग शुरू की है उनके लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए कि फोर्स डिपेंड करता है मोमेंटम पे कुछ इस तरह से dp/dt। ठीक है, अगर P मालूम है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो फोर्स हमें मालूम हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। और ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, आपको 2-4 होना है। दिस इज 2 cos t I प्लस 2 sin t j। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, आ गया बाहर, और ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, चूँकि वेरिएबल यहाँ सेम है, देयरफॉर दिस इज I, एंड फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 एज इट इज़ रह जाएगा कांस्टेंट टर्म में, साइन का डिफरेंशिएशन cos। ठीक है, और ये j। आपका फोर्स अब निकल चुका है। ठीक है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहीं पर निकाल देते हैं डायरेक्ट लिखकर। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए I का टर्म आप देख लीजिए, 2 माइनस साइन टी यानी माइनस 2 साइन टी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और 2 cos टी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर टी। ठीक है, फिर से उसी टर्म पर चला आया है और यहाँ पर अब आप इसे लिख सकते हैं
तो √4 चूँकि साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी जब ऐड होगा तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, और ये फिर से 2 आ चुका है। देख लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया है, और थोड़ा सा मोमेंटम के जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट हैं वो थोड़े से अलग हैं, और ये वाले के भी थोड़े से अलग हैं। अब ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सो हम पहले आपको कहेंगे कि F और P के बीच डॉट का रिलेशन आप निकाल लीजिए। सो हम यहाँ पर उससे कुछ इस तरह से डील करते हैं, F डॉट P, ठीक है। अब आप देखिए F डॉट P के लिए F आपने कितना निकाला हुआ है, उसे मैं इस बार कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, दिस इज -2 sin t I प्लस 2 cos t j, ठीक है। और डॉट यहाँ मैं दे रहा हूँ, बोल्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है। P के बारे में देख लीजिए, 2 cos t I प्लस 2 sin t j, ठीक है। अब सिमिलर वॉलेट डायरेक्शन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आप ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। सो आप देख लीजिए 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, 4 विथ नेगेटिव साइन। सो कहाँ लिखें, ठीक है, 4 विथ नेगेटिव साइन कितना हो गया, -4 sin t cos t। अब आइए फिर से j और j, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 ये हो गया, और sin t और cos t, ठीक है। देख लीजिए दोनों जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम है, बट विथ अपोजिट साइन, देयरफॉर बोथ कैंसल्स आउट एंड इट बिकम्स इक्वल टू 0। F डॉट P बिकम्स इक्वल टू 0। नाउ इसको वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू F डॉट P आपका आया हुआ है 0, और वो आया हुआ है 2 × 2 मीन्स 0 न्यूमरेटर में है, तो रिजल्ट भी 0। नाउ cos थीटा 0 हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, ठीक है। और किस वैल्यू के लिए, थीटा के cos का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर थीटा 90 डिग्री। यही हमसे पूछा जा रहा था कि कितने एंगल पर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो फिगर हमने बनाया है वो गलत है, ठीक है। हमारा फोर्स ये लग रहा है 90 डिग्री पे, मतलब वो जिधर भी जा रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हो सकता है इधर जा रहा हो, तो फोर्स ये 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। सो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, मतलब मोमेंटम और फोर्स के बीच में हो सकता है फोर्स यहाँ से लग रहा हो, ये 90 डिग्री हो, मोमेंटम एंड फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। सो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा और दोनों थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे देखा हम लोगों ने। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं, चूँकि हमने अपने एग्जाम्पल में आपको ये बताया था कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सो उस स्केलर क्वांटिटी को जब आप डील करते हैं तो कैसे डील करते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए कि कोई फोर्स है जो किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स जो है किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, और एक्ट करके मान लीजिए वो फोर्स किसी पार्टिकल पर जो एक्ट हो रहा है, मान लीजिए ये है उसका फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 2I + 3J
प्लस 4k। ठीक है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि दिस इज 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, और ये फोर्स इस पार्टिकल को पोजीशन r1 से पोजीशन r2 पर पहुंचा देता है। ठीक है, F लग रहा है। दिस इज इन न्यूटन एंड दिस इज इन मीटर। ठीक है, सो फाइनल पोजीशन क्या हो गई उसकी, वो वेक्टर गिवन है i प्लस j प्लस k। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, कब, जब किसी पार्टिकल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स इतने न्यूटन का एक्ट कर रहा है और उसे एक दिए हुए पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर पहुंचा दे रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, सो वर्क डन के लिए हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा S लिखिए, डेल्टा R लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लीजिए, चूंकि हमने R को वहां पर यूज किया है, देयरफॉर F डॉट डेल्टा R। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया हुआ है अपने पिछले क्लासेस में। अगर उन सब किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, वो आप जाकर फिर से हमारे उस जो लेक्चर का पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। सो R2 इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K। ठीक है, माइनस हाउ मच, 2I प्लस 3J प्लस K। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हमने पहले भी बताया था कि सिमिलर होने चाहिए उनके सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए। सो I माइनस 2I, R2 is this much or no, that is, it is correct. So J minus 3J plus K minus K। ठीक है, this becomes equal to minus I and this becomes equal to minus 2J and this is 0, 0K means null vector, it is of no use। Now put the value here, this is 2I plus 3J, ये सब मीटर में और फोर्स न्यूटन में, 4K डॉट हाउ मच, माइनस I माइनस 2J, और ये तो किसी काम ही का नहीं है बट फिर भी आप रख लीजिए उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको कि कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब सिमिलर टाइप का यूज़ कर लीजिए जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि I से I डॉट, सो दिस इज माइनस 2, 3, 2, हाउ मच, माइनस 6 एंड 4 इंटू 0 इज 0, दैट इज माइनस 8 जूल। ये हमारा रिजल्ट है। सो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप साउंड है फिर आपको कोई परेशानी नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज साउंड नहीं है तो फिज़िक्स को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, और वेक्टर एक बहुत बड़ा टूल है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, वेक्टर एक ज़बरदस्त टूल है जिससे आप बहुत ईजिली बाकी की पूरी फिज़िक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन देखने के बाद अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन किस टाइप का है हमारा। चौथा क्वेश्चन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उसे ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी दिए हुए सर्कल में 3 वेक्टर है और उनके बीच में एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। 3 वेक्टर है। ठीक है, लेट दिस बी O, X, Y एंड Z।
ठीक है। और दिया हुआ है कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। तो 3 वेक्टर हो गया आपके पास, OX, OY एंड OZ, देख लीजिए 3। तो आपको बताना है कि इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। सो सबसे पहले आप देखिए वेक्टर OX एंड OZ के बीच में, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज 90 डिग्री, ठीक है। कैसे आपने पहले वेक्टर का जो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से देखा था, ये थीटा होता था, तो यहाँ पर थीटा कितना है, सीधे सीधे 90 डिग्री है, बिकॉज ये है आपका ये वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। सो OX एंड OZ के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा ये इन दोनों के बीच का, बिटवीन OX एंड OZ, वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हम इसको R1 बोल देते हैं, ठीक है ना, रिजल्टेंट फर्स्ट, ठीक है। दिस विल बिकम इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड रेडियस है, देयरफॉर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RR cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर which is equal to 2R square and this becomes equal to root under 2R, ठीक है। एंगल तो क्लियर है कि दोनों इक्वल है, देयरफॉर उनका ठीक इसी लाइन पर, OY लाइन पर जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। चूँकि इक्वल वेक्टर के बारे में हम थ्योरी में शुरू में ही पढ़ा चुके हैं कि अगर वेक्टर इक्वल होगा तो आप उसके एंगल्स को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए तीसरा वेक्टर है OY। तो अब फाइनल वेक्टर ये जो R2 है वो आपका कितना है, R है, चूँकि इसी डायरेक्शन में इस दोनों का रिजल्टेंट आ गया है, इसलिए फाइनल जो रिजल्टेंट है वो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू R1 आपने कितना निकाला हुआ है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2R प्लस R, ठीक है। सो अगर R कॉमन ले लेते हैं तो 1 पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस रूट 2 इंटू R, ये आपका रिजल्टेंट आ चुका है। अब बोलिएगा कि हर बार ऐसा ही निकालेंगे रिजल्टेंट का, नहीं, अब आप स्मार्ट हो चुके हैं। सो ये वेक्टर को अगर इसके कंपोनेंट को इधर घुमा दें ऐसे, देखिए अलोंग OY, तो RZ को अगर इधर घुमाएंगे तो ये हो जाएगा R cos 45, ठीक है, which is equal to R 1 upon root 2, this is कितना 1 upon root 2 हो गया, तो R upon root 2, ठीक है। दूसरा वेक्टर भी जब इधर घुमा लेंगे तो वो भी हो जाएगा R cos 45, ठीक है। चूँकि हमने पहले ही बताया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि जिधर आप उसे टर्न करते हैं, जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, वो एंगल cos के साथ लेना पड़ता है। दिस इज वंस मोर R अपॉन रूट 2। अब ये R अपॉन रूट 2 और R अपॉन रूट 2 इस दोनों को ऐड करना है आपको, जो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चला गया है। तो R अपॉन रूट 2, R अपॉन रूट 2, 2 इंटू R अपॉन रूट 2, ठीक है। इससे ये रूट 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू R। देखिए वही रिजल्ट वहाँ आया। सो एक क्वेश्चन को बनाने के कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं, जब तक आप उस पर टाइम नहीं दीजिएगा, आप उसके डिफरेंट मेथड्स को नहीं यूज़ कीजिएगा, हमेशा डर बना रहेगा कि अरे एक पर्टिकुलर पाथ को ही हम फॉलो करें और उसी से इजीली रिजल्ट निकाल लें। बट गलतियां कीजिए, क्योंकि गलतियां करने से जो आप मिस्टेक करेंगे वहाँ से आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल्स को डील नहीं कर सकते हैं। सो आइए इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोई अच्छा सा ले लें। बोल रहा है कि इन XY प्लेन वी हैव I and J 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि I प्लस J कितना होगा एंड I माइनस J कितना होगा,
मैग्नीट्यूड वाइज, वो मैग्नीट्यूड निकालिए और इनका एंगल्स भी निकालिए कि कितने डिग्री से अपना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो आई प्लस जे एंड आई माइनस जे निकालना है। और एक और वेक्टर यहाँ दिया हुआ है ए विच इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j, ठीक है। वो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके अलोंग आपको निकाल कर दिखाना है, i प्लस जे एंड i माइनस जे के अलोंग निकाल कर दिखाना है। सो ये सब बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा समझना रहता है कि आखिर इसको डील कैसे करें, ठीक है। तो i प्लस जे सिंपल हम जानते हैं कि हमें रिजल्टेंट तो वही लेना पड़ेगा फिर से, i प्लस जे, ठीक है। और आप जानते हैं कि i जो है वो x एक्सिस के अलोंग होता है और j y एक्सिस के अलोंग होता है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। सो उनका मैग्नीट्यूड इनका 1 प्लस 1 स्क्वायर भी दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, सिंपली कॉस 90 डिग्री 0, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब आइए इनके बीच का एंगल, सिंपल सी बात है, एंगल निकालेंगे। मान लीजिए कोई रिजल्टेंट तो आ गया ये √2, तो इनके बीच मान लेते हैं इस बार हमारा एंगल ये बन रहा है θ1, ठीक है। सो tan θ1, ठीक है, tan θ1। सो आपको हमने पहले ही बताया था कि जब भी कभी इस तरह का हो तो वहाँ पर हमने बताया होगा tan अल्फा दैट इज b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, ठीक है। सो θ1 हमने यहाँ ले लिया है। सो आप देखिए इसके अगेंस्ट j है, सो देयरफॉर दिस इज j sin हाउ मच 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई i प्लस j cos 90 डिग्री, ठीक है। सो cos 90 डिग्री इट सेल्फ इज अ 0, सो j sin 90 1, सो j का मैग्नीट्यूड 1, sin 90 1 देयरफॉर 1 एंड i का मैग्नीट्यूड 1, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू 1, देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, देयरफॉर दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। θ1 45 डिग्री निकल गया। अब आइए i माइनस जे, i माइनस जे को अगर देखिएगा तो क्या है, हमने पहले ही बताया था कि अगर ये i है और ये j है तो माइनस दिखाने के लिए क्या है, तो उसको जस्ट अपोजिट लेकर चलते हैं, दिस इज माइनस जे। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, i प्लस माइनस जे, ठीक है। इतना ही फर्क तो है i माइनस जे को लिखने में। देयरफॉर अगर इनका भी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो i प्लस माइनस जे आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और ये भी देखिए कितना एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज 1 प्लस 1 2 और ये पूरा 0, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू √2। अब एंगल निकालना है, हम इसका मान लीजिए ये कोई रिजल्टेंट तो आता नहीं है, तो हम इसका ये θ2 मान लेते हैं, देयरफॉर tan θ2, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि अगर इधर जा रहे थे θ1 एंगल्स पॉजिटिव ले रहे थे, इधर आ रहे हैं तो थीटा को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, देयरफॉर j sin माइनस 90 डिवाइडेड बाई i प्लस j cos माइनस 90, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो ये 1 और उसका वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 और ये पूरा माइनस रहे प्लस रहे 90 है इसलिए 0, देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू -1, देयरफॉर θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 विच इज इक्वल टू -45 डिग्री। जस्टिफाइड है
क्यों क्यों जस्टिफाइड है, आप देख लीजिए। इसलिए जस्टिफाइड है कि आप इधर लेकर गए थे तो ये 45 डिग्री बन रहा था, हम माइनस में लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये -45 जस्ट इधर की तरफ को शो कर रहा है। देयरफॉर एक रिजल्टेंट ऐसे और दूसरा रिजल्टेंट जस्ट एक्स एक्सिस के साथ अटैच्ड, बट उसका डायरेक्शन -45 ऐसे क्लॉकवाइज चलते हुए आ रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। सो एक पार्ट तो डील हो गया। अब दूसरा पार्ट है ये मैग्नीट्यूड्स निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड्स अलोंग द कंपोनेंट्स ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे। ठीक है, आइए इसको भी डील कर लेते हैं i प्लस जे एंड i माइनस जे के फॉर्मेट में। सो करना कुछ नहीं है, फिर से वही डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना है। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट से कैसे उसको डील करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा वेक्टर a दिया हुआ है 2i प्लस 3j, यही दिया हुआ था। ठीक है, तो अब आइए हम जानते हैं कि हमारे पास दो और है i प्लस जे एंड i माइनस जे। ठीक है, सो लेट b इज i प्लस जे और i माइनस जे। सो चूँकि कंपोनेंट को जानना समझना ज़रूरी है, चूँकि मैग्नीट्यूड हमें निकालना है यहाँ, तो a का और b के साथ रिलेशन, सो कितना हो जाएगा ये a b cos थीटा। ठीक है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो a cos थीटा जो है उनके कंपोनेंट को शो कर रहा है, किसके, इसके कंपोनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और b हमारा ये रहा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है b का। ठीक है, बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं, बट चूँकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए फिर से हम लिख दे रहे हैं इसको मॉडुलस के अंदर। ठीक है, सो a cos थीटा अलोंग द कंपोनेंट्स हो गया। सो a cos थीटा अलोंग b, पहले ही हमने बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग b। सो मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, इस वेक्टर का निकालना है अलोंग द कंपोनेंट्स ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे। ठीक है, सो निकालना तो ये है हमें। ठीक है, देयरफॉर a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब a डॉट b आप कैसे निकालेंगे, a डॉट b इज 2i प्लस 3j डॉट i प्लस j डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j। सो मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j अब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ इसको डील कर लीजिए। 2i एंड i इज 2, 3i एंड j is 3, sorry 3j and j is 3 divided by root under 2. So this becomes equal to, यही है आपका जो कह रहा था कि मैग्नीट्यूड निकालना है along the components of i plus j and i minus j। सिमिलर पैटर्न को फॉलो करके आप उसकी भी जो मैग्नीट्यूड है a की अलोंग i माइनस जे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें, बस आप कॉन्फिडेंस रखिए। अगर दो वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है 3i प्लस 4j, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है 7i प्लस 24j। ठीक है,
दो वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j और सेकेंड वेक्टर है 7i प्लस 24j। तो कह रहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो मैग्नीट्यूड वाइज b के इक्वल हो। किसके? मैग्नीट्यूड वाइज b के इक्वल हो और वो पैरेलल हो a के। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होना चाहिए? b के। सो इसका मैग्नीट्यूड पहले देख लीजिए कैलकुलेट करके। b इज इक्वल टू √7² प्लस 24² दैट इज 14n प्लस 576। अगर दोनों को जोड़ लेंगे 625 दैट इज इक्वल टू 25² विच मीन्स इट इज 25। ठीक है, अब आइए पैरेलल होना चाहिए इसके। ठीक है, सो अब आप देख लीजिए ए, हम इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, सो दिस इज 3i प्लस 4j एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 3a² मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एंड 4a²। ठीक है, which means this is 3i plus 4j divided by 25 which means 3i plus 4j divided by 5। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, किसके पैरेलल निकालना है भाई? तो ऐसा हो कि मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर हो और इनके पैरेलल हो। तो सिंपली आपको यूज़ करना है वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, सो वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए आपने कितना निकाला हुआ है? 3i प्लस 4j एंड डिवाइडेड बाई 5 एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 25 है। देख लीजिए 5 से 5 टाइम्स से कैंसिल हो गया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 3 जा 15i एंड 5 4 जा 20j। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। कोशिश करते रहिए, लगे रहिए लगातार। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, बस कॉन्फिडेंस रखिए।